नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा। 23 फरवरी को वोटिंग, 27 फरवरी को होगी मतगणना। काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके तहत 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होते ही आज से शहरी निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा, जो 4 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 फरवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। गैर दलीय आधार पर होने वाले इस चुनाव में 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22,07,203 है, जबकि 21,26,227 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है। इस चुनाव में मतदाता महापौर और पार्षद के लिए मत देंगे। महापौर के लिए पिंक और पार्षद के लिए उजला रंग का बैलेट पेपर होगा। झारखंड में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है, जिसमें 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं, जहां बैलेट पेपर के जरिए एक ही दिन में मतदान कराए जाएंगे। इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं, जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम और निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में 1087 वार्डों में 4304 बूथों पर मतदान होगा। इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा, इस वजह से मतदाताओं को वोट देना अनिवार्य होगा। आयोग ने मतदान के लिए मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी के अलावे 12 अन्य सरकारी गैर सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र को भी मान्यता दी है। इस चुनाव में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के महापौर अध्यक्ष के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए निर्वाचन की सीमा रखी गई है। वहीं वार्ड पार्षद के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के महापौर अध्यक्ष के लिए 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 3 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा के वक्त नगर विकास सचिव सुनील कुमार सहित नगर विकास सचिव राधाकृष्ण प्रसाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 19 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 17 कार्य दिवस होंगे। प्रथम दिन यानी 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। प्रथम दिन शोक प्रकाश के बाद सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। इस दौरान अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां अगर हों तो उसे सभा पटल पर रखा जाएगा। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद होगा। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। इस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान और पारण होगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। 25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा। 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा और मतदान होगा। 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। शनिवार और रविवार की वजह से 14 और 15 मार्च को अवकाश रहेगा, जिसके बाद 16 और 17 मार्च को बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा, जबकि 18 मार्च को राजकीय विधेयक के साथ साथ अन्य राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे। वहीं 19 मार्च को प्रश्नकाल के बाद गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब होगा। थानेदार ने पत्नी के साथ बनाया रील्स, शुरू हुई हाई लेवल जांच। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी एक रील को लेकर विवाद में आ गए हैं। इंस्पेक्टर सोनू चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ गणतंत्र दिवस के दिन रील बनाया था। ये रील थाना परिसर में ही बनाया गया था और वर्दी में बनाया गया था। रील में इंस्पेक्टर सोनी चौधरी अपनी पत्नी को यूनिफॉर्म में पत्नी टोपी पहनाते हुए नजर आए और डांस करते हुए नजर आए। इसके वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरे मामले में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ जांच बिठाई गई है। हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब आईपीएस के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है।
जांच रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी रीश्मा रमेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है और अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पिछले कुछ महीनों से पलामू के हुसैनाबाद के प्रभारी के पद पर तैनात हैं। इससे पहले सोनू चौधरी पलामू के चैनपुर थानेदार रह चुके हैं। सोनू चौधरी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और 2024 में प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर बने हैं। ये जिस इलाके में तैनात हैं वो बिहार से सटा हुआ सोन का किनारा है। हुसैनाबाद का इलाका नक्सल अन्य गतिविधि के लिए चर्चित रहा है। झारखंड में 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, सरकारी बैंक रहे बंद। 5 दिवसीय कार्यप्रणाली की मांग को लेकर मंगलवार को देश भर के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कामकाज ठप रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सभी सरकारी बैंक शाखाएं बंद रहीं। 3 दिनों के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंकों के बंद रहने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नकदी लेन देन और बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में केवल 5 दिन काम और शनिवार एवं रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में बैंक कर्मियों को रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है। इधर यूनियन का कहना है कि साल 2024 में सरकार और बैंक यूनियनों के बीच 5 डे वर्किंग को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी देरी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करते हुए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हालांकि हड़ताल के दौरान UPI, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक खुले रहे। हड़ताल में शामिल बैंक कर्मियों का कहना है कि 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू होने से कार्य एवं जीवन संतुलन बेहतर होगा। एक महिला बैंक कर्मी ने बताया कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पहले ही इस मांग को मान लिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। उनका कहना है कि आगे लागू नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर हड़ताल की वजह से बैंक को व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान आम लोगों की ATM के पास लंबी लंबी लाइन में देखी गई हैं। व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया आंदोलन का नतीजा। जमशेदपुर के व्यवसायी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इसे सुखद और राहत भरी खबर बताते हुए कहा कि ये बरामदगी भाजपा के दबाव और आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम है। आदित्य साहू ने कहा कि कैरव गांधी के अपहरण की घटना ने पूरे राज्य में चिंता और आक्रोश पैदा किया था। पार्टी द्वारा लगातार आंदोलन और दबाव बनाए जाने के बाद ही पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप अपहृत युवक की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड धीरे धीरे अपहरण, फिरौती और भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आंदोलन के बाद जिस तरह कई गरीब माता पिता के बच्चे घर लौटे, वो काम पुलिस बिना किसी आंदोलन के भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी कई परिवार अपने अपहृत बच्चों की राह देख रहे हैं। लगभग 50 बच्चों की बरामदगी के बाद अन्य परिवारों में उम्मीद जगी है और पुलिस को उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी ने जहां एक ओर पीड़ित परिवार को राहत दी है, वहीं अपहरण जैसी घटनाओं पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। झारखंड में हल्का कोहरा और आंशिक बादल का डेरा, अधिकतम और न्यूनतम पारा में इजाफा, ठंड से मिली राहत। बसंत पंचमी के दिन से ही झारखंड वासियों को ठंड से राहत मिलने लगी है। अधिकतम और न्यूनतम पारा में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक सुबह के वक्त हल्के कोहरे और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अहले सुबह और देर शाम के बाद ठंड पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा बदलते मौसम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि धूप निकलने के बाद गर्म कपड़े की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कहीं भी कोहरा और शीतल लहर चलने की खबर नहीं है। बारिश भी कहीं नहीं हुई है और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना भी नहीं है।
सड़क हादसे से भड़की गुस्से की आग, स्कूल बस में तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने उपद्रवियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले और किया बल प्रयोग। मंगलवार को एक सड़क हादसे ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। इस चिंगारी ने धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आलम ऐसा कि स्कूल और कॉलेज के पास भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक और प्रशासन की टीम लगातार सड़क जाम कर रहे लोगों को मनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ पथराव और हंगामा कर रहे उपद्रवियों पर बल प्रयोग भी कर रही है। ग्रामीणों ने विद्यालय व बीएड कॉलेज का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। स्थिति को नाजुक होता देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और जब स्थिति नियंत्रण में नहीं आया तो हल्का बल का प्रयोग किया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही विद्यालय का घेराव कर रहे प्रदर्शनकारी भागने लगे। पुलिस ने विद्यालय के आसपास के इलाकों में मौजूद लोगों की भीड़ को खाली कराया और इलाके को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया। इस पथराव में एक चौकीदार के घायल होने की खबर है। वहीं उपद्रवियों ने विद्यालय के लगभग आधा दर्जन बस में पथराव किया है, जिस कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी संख्या में स्कूल व कॉलेज में भारी संख्या में महिला पुरुष बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी विद्यालय के निकट बीच सड़क में लकड़ी जलाकर पाकुड़ बरहरवा मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के कारण विद्यालय में बच्चे अभी भी अंदर हैं। वहीं गांधी चौक पर सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने बुझाने में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, अंचलाधिकारी कुमार अरविंद वेदिया, नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता दल बल के साथ जुटे हैं। बता दें, इससे पहले मंगलवार को जिला मुख्यालय के गांधी चौक के पास एक स्कूटी सवार युवक को बस ने कुचल दिया। इस हादसे में घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने गांधी चौक के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया और चालक की गिरफ्तारी सहित मुआवजा की मांग को लेकर हंगामा किया। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि लोगों की भीड़ स्कूल और कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं स्कूल की कई बसों पर पथराव भी किया। सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने अन्य वाहनों और शव उठाने के लिए आए एम्बुलेंस को जाम स्थल से दूर कर दिया और विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। आक्रोशित लोगों को पुलिस के वरीय अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंची है और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं सदर अंचल के अंचलाधिकारी कुमार अरविंद वेदिया भी घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों से वार्ता की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक। आगामी 3 फरवरी से शुरू होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में उप विकास आयुक्त सनी राज और सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी तथा परीक्षार्थियों की गहन जांच सुनिश्चित की जाएगी। उप विकास आयुक्त सनी राज ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान कक्षों, डेस्क बेंच, शौचालयों, साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी, पंखा, पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने प्रश्न पत्रों के आवागमन में प्रयुक्त वाहनों की जांच, स्ट्रांग रूम का दंडाधिकारियों के साथ निरीक्षण, समय पर प्रश्न पत्रों की आपूर्ति और परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित समय पर स्ट्रांग रूम में जमा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छोटी सी नालायकी भी किसी छात्र के भविष्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा शुरू होने से पहले पूरे परिसर की जांच की जाए और किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माध्यमिक परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। माध्यमिक परीक्षा प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से और इंटरमीडिएट परीक्षा सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। इस बैठक में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। चतरा में हाथियों का हमला, 1 मरा 2 गंभीर। सूंड से उठाकर युवक को पटक दिया। काम से लौट रहे थे सभी, भागने का नहीं मिला मौका।
चतरा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर थाना क्षेत्र के नवोदय कर्म मोड़ के पास हाथियों के झुंड ने काम से लौट रहे 3 राजमिस्त्रियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मनोज भुइयां के रूप में हुई है। वहीं घायलों में 30 वर्षीय विकास भुइयां और 35 वर्षीय कामेश्वर भुइयां शामिल हैं। तीनों बरवाड़ी मंजराही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों मजदूर दिन भर काम करने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। घायलों के अनुसार जैसे ही वे कर्म मोड़ के पास पहुंचे, अचानक हाथियों का झुंड जंगल की ओर से निकल आया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या भागने का प्रयास करते, हाथियों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हाथियों ने मनोज भुइया को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पैरों से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विकास भुइया और कामेश्वर भुइया भी हाथियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह आसपास के लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर हाथी जंगल की ओर लौटे। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे। घायलों को पहले सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद विकास भुइया को रांची स्थित रिम्स और कामेश्वर भुइया को हजारीबाग रेफर कर दिया गया। सीमा पंचायत के पूर्व मुखिया मिथिलेश सिंह ने बताया कि सोनपुर और रामपुर गांव में बीते 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। इस दौरान हाथियों ने न सिर्फ इंसानों पर हमला किया है, बल्कि आलू, सरसों और गेहूं की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई घरों को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाथियों की दहशत के कारण लोग शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। चाईबासा में मेले से लौट रहे ग्रामीणों का कैंपर वाहन पलटा, मातम में बदली खुशियां। मेला देखकर लौट रहे ग्रामीणों का कैंपर वाहन अचानक पलट गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार शाम की है। सभी जिले के जटिया थाना क्षेत्र के कुंदरी झोर गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित मेला देखकर लौट रहे थे। दुर्घटना वाहन के तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने से हुई। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस मेला देखकर सभी लोग अपने गांव लतार कुंदरी झोर लौट रहे थे। इसी बीच परम साई टोला के पास वाहन मोड़ पर अपना संतुलन खो दिया और पलट गया। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। लोगों ने कई बार 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। तब मुखिया जेना पूर्ति ने अपने खर्च पर वाहन से सभी घायलों को टिस्को अस्पताल नोवा मुंडी भिजवाया, जहां सभी का इलाज जारी है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। ग्रामीणों में 108 एम्बुलेंस सेवा की देरी को लेकर भारी नाराजगी दिखी। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची, दावोस व यूके में दर्ज कराई झारखंड की जोरदार उपस्थिति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिनी विदेश दौरे के बाद मंगलवार को रांची लौट आए। विदेश दौरे के दौरान सीएम ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर निवेश, उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ी अहम बैठकों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने झारखंड को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। वैश्विक उद्योगपतियों, निवेशकों व विशेषज्ञों से मुलाकात की। राज्य में करीब 11,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की संभावना बनी है। रामगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस से झड़प, दूसरे रूट से जाने के निर्देश पर उग्र हुए लोग, पुलिस पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। रामगढ़ में बीती रात सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने विसर्जन के लिए विशेष रूट से तालाब जाने के लिए कहा, इसी बात पर झड़प हो गई। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकड़ी गांव के लारी की है। रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा विसर्जन के लिए लोग गलत मार्ग से तालाब जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। इसी क्रम में लोगों ने पथराव कर दिया और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए लोग विशेष रूट से तालाब जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें इस मार्ग से जाने से रोका, जिसके बाद पुलिस और मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इधर रजरप्पा थाना पुलिस ने विसर्जन जुलूस में शामिल डीजे टेम्पो को जब्त कर थाना ले आई है। घायल पुलिसकर्मियों में फूलचंद महतो, रूपेश कुमार महतो, रंजीत कुमार महतो और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जमशेदपुर में हाईवा से टकराई बाइक, मौके पर एक की मौत। खड़े हाईवा के पीछे घुसी तेज रफ्तार बाइक, पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल।
जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हाता मुख्य मार्ग पर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुए इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हाईवा के पीछे पीछे एक बाइक तेज रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान हाईवा सड़क किनारे खड़ा हुआ। हाईवा अभी खड़ा ही हुआ था कि तेज रफ्तार बाइक पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परफच्चे उड़ गए। एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं मृतक युवक के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। इस बीच दुर्घटना के कारण हाता मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी चालक को पकड़ लिया जाएगा। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही और तेज गति के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मनरेगा बचाओ आंदोलन। 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मजदूरों का जुटान। मनरेगा के नए कानून के विरोध और इसे पूरी शक्ति से लागू करने की मांग को लेकर 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मनरेगा मजदूरों का बड़ा जुटान होगा। झारखंड नरेगा वॉच के आह्वान पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल होंगी। कार्यक्रम बापू वाटिका मोरहाबादी, रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो के नारे के साथ 20 वर्ष पहले लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को रोजगार और सम्मान दिया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि मनरेगा से गांवों में विकास हुआ, पलायन रुका और दलित, आदिवासी व भूमिहीन परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ। आयोजकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वीबी ग्राम जी 2025 कानून पारित कर मनरेगा को कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि ये बदलाव काम के अधिकार पर सीधा हमला है, क्योंकि नई व्यवस्था में रोजगार, बजट, मजदूरी और काम की अवधि का फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। मजदूर संगठनों का दावा है कि इस कानून का सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों पर पड़ेगा। गांवों में काम की कमी से पलायन, बाल मजदूरी और शिक्षा से बच्चों के बाहर होने जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। इसी के विरोध में राज्य भर के गांवों में ग्राम सभाएं कर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। सभा के माध्यम से मांग की जाएगी कि मनरेगा को समाप्त नहीं बल्कि मजबूत किया जाए, ताकि मजदूरों का काम का अधिकार सुरक्षित रहे और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया जारी रह सके। निजी बिजली कंपनियों का शानदार प्रदर्शन, सरकारी को नुकसान। JBVNL को 1928 करोड़ का घाटा। देश में बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2701 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, लेकिन इस लाभ में सबसे अधिक योगदान निजी बिजली वितरण कंपनियों का रहा है। इसका खुलासा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की जारी की गई वितरण कंपनियों की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 निजी बिजली वितरण कंपनियों ने कुल 12,138 करोड़ का सकारात्मक लाभ अर्जित किया है। रिपोर्ट के अनुसार 42 में से 20 सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों ने कुल 29,712 करोड़ का नुकसान दर्ज किया, जिसमें प्रमुख घाटे वाली कंपनियों में बेस्कॉम 5,476 करोड़। पश्चिम बंगाल से खरीदा जा रहा था पाठ, फिर तैयार किए जा रहे 2 ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल। पलामू पुलिस की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड के पलामू में एक मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री में फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मोबाइल असेंबल किया जा रहा था। इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के खाप गांव से 112 मोबाइल का मदरबोर्ड, 335 2 अलग अलग ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल समेत कई अन्य सामग्री बरामद की है। अवैध
फैक्ट्री चलाने के आरोप में खाप के रहने वाले विकल्प कुमार और पांकी के रहने वाले रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी के इलाके में मोबाइल रिफर्निश्ड एवं असेंबल किया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि पश्चिम बंगाल से मोबाइल का मदरबोर्ड खरीदा गया था, जबकि उसके पार्ट स्थानीय स्तर पर और बंगाल में ही खरीदे गए थे। पश्चिम बंगाल में 200 से 250 रुपए में मदरबोर्ड खरीदा जाता था, जबकि 600 से 700 दुकानदारों को सप्लाई किया जाता था। दुकानदार इसे 1000 से 1200 में बेचते। 1993 विस्फोट मामला। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित 3 पर किए आरोप तय। चलेगा ट्रायल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधानसभा से विधायक चंपाई सोरेन मंगलवार को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में उपस्थित हुए। लगभग 3 दशक पुराने विस्फोट मामले में अदालत ने उनके विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। इसी के साथ इस लंबे समय से लंबित मामले में औपचारिक रूप से न्यायिक सुनवाई ट्रायल की शुरुआत हो गई है। ये मामला वर्ष 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आहूत बंद के दौरान कथित तौर पर विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जुड़ा हुआ है। मामले में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ श्यामनंदन टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो का नाम शामिल है। अदालत ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4, 5 और 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120B षड्यंत्र और 201 साक्ष्य नष्ट करना छिपाना के अंतर्गत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान चंपाई सोरेन ने आरोपों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और अदालत में मुकदमे का सामना करने की सहमति जताई। अदालत ने आरोपी श्यामनंदन टुडू की पूर्व में मिली जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है। पहले तकनीकी कारणों से जमानत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी, जिसे अब सेशन कोर्ट में मामला स्थानांतरित होने के बाद स्पष्ट कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार 18 सितंबर 1993 को आयोजित झारखंड बंद के दौरान आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया था। इसी घटना के आधार पर गम्हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।